Hello everyone. Bikes is not just a mode of commute. It's an emotion for Indians. कोई इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो कोई शौक के लिए और किसी के लिए तो ये गेट अवे है. बट इन सबके साथ पीपल लव म्यूजिक. सो विद दिस Gasoline Talk has brought you a musician who is a rider himself. Hello everyone, welcome to Gasoline Talks, the first episode of the podcast series. And the guest we have is a very close friend of mine, Krishna Kumar Gupta. And I've known him for past 2 years. So welcome to our show and thank you for joining us. Thank you, Vikyat, and thank you, Gasoline Talks, for inviting me. Okay, so Krishna, I've known you for past 2 years. And आपको बाइक्स का बहुत शौक है. मतलब आपकी शक्ल पे दिखते कोई बाइक गुजरती है तो लाइक यार कुछ तो चीज़ है, आपकी आंखों में चमक एवरीथिंग. सो इज देयर अ स्टोरी कि मतलब आप इतना इंक्लाइंड क्यों हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था मेरी शक्ल पे दिखती है. एंड सेकंड ऑफ ऑल कि मुझे इंटरेस्ट क्यों है. तो मैं बचपन से ही मेरे बाबा मुझे हमेशा कहानियाँ सुनाते थे अपनी कि कैसे वो बाइक चलाना सीखे. वो बहुत ही यंग एज में बुलेट से ही सीखे थे वो चलाना पटना में. फिर उसके बाद मुझे उनकी कहानियों से इंटरेस्ट आया. फिर मैंने मोटर व्हीकल्स कब चलाना स्टार्ट किए थे, मैंने जब क्लास थर्ड फोर्थ में था. मेरे नाना जी के पास सुपर एक्सेल 100 थी, लूना जिसे कहते हैं, हेवी ड्यूटी. हाँ हैवी ड्यूटी. तो मैंने उससे चलाना स्टार्ट किया. मुझे बचपन से ही शौक था, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स बीट एनीथिंग, मुझे बहुत शौक था व्हीकल्स का. ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने फोर्थ फिफ्थ में पापा से बहुत जिद की, फिफ्थ क्लास में पर्टिकुलरली. फिर फिफ्थ में मेरे पापा ने मुझे ग्राउंड में डिस्कवर से बाइक चलाना सिखाया. ओके. फिर फर्स्ट टाइम जो मैं बाइक लेके निकला था वो मेरे मामा की क्लासिक 350 थी. तो मैं डायरेक्ट उससे हाईवे पे लेके निकला था. एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर राइड विच आई हैड. अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स आई रोड फर्स्ट टाइम ऑन ऑल अलोन बेसिस. मेरे साथ कोई नहीं था. एंड जो मुझे उस टाइम मज़ा आया और जो मेरे अंदर हिम्मत आई या फिर कॉन्फिडेंस आया बाइक्स को लेके या व्हीकल्स को लेके, दैट लेड मी टू अ वेरी लॉन्ग राइड्स. एट दैट टाइम ऑफ मोमेंट जब मैं 7 8 में था, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलाना एक बार में भी बहुत बड़ी बात होती थी. हाँ, अभी भी होती है. और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बाइक्स अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं जब बाइक चलाता हूँ तो मैं सारी टेंशन भूल जाता हूँ. तो मैं कोई नशे वगैरह नहीं करता, मेरे लिए बाइक्स ही नशे हैं. तो लाइक आपने बताया कि आप पहली बार जो रोड पे लेके निकले थे दैट वाज अ थंडरबर्ड आई गेस. कौन सी? क्लासिक 350. क्लासिक 350. एंड वो की काफी भारी बाइक्स में वो गिनी जाती है. तो ऐसा मैंने सुना है कि जब आप कोई जब तक एक्सपीरियंस ना हो रॉयल एनफील्ड नहीं चलानी चाहिए. तो लाइक आपने पहले में एक रॉयल एनफील्ड निकाल ली घर से. एंड आई गेस आप घर पे बताए नहीं होंगे अगर आप क्लास 6 7 में होगे तो. नहीं, तो बात ऐसी है कि अब मेरे अंदर चुल बहुत है. तो मैं खुद को बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं काइंड ऑफ एडवेंचरस टाइप का बंदा हूँ. तो मैं पहले कांड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सोचता हूँ क्या होगा. क्योंकि अगर मैं पहले सोचूं कि क्या करूं उसके बाद क्या होगा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा आदमी, इंसान नहीं कर पाएगा कुछ. तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा. मैं बाइक लेके निकल गया एंड भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ. मैं बहुत सेफ सलामत घर पे पहुंचा. लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं कैमरा पे नहीं बता सकता. ओके ओके. हाँ कृष्णा. तो लाइक आप अगर कोई बंदा बाइक खरीदने जा रहा है आज की डेट में एंड ही इज अ डेली कम्यूटर एंड उसको कभी कभी शौकिया बाइक राइड्स का शौक है, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए बाइक्स में? मतलब व्हाट आर द टॉप थिंग्स यू शुड कीप इन प्रायोरिटी व्हाइल लिस्टिंग बाइक्स? ओके, टॉप 3 थिंग्स. अगर वो डेली कम्यूट है और इसे कभी कभी लॉन्ग रूट्स पे जानी है या फिर अच्छे राइड्स से थोड़ा बाइक गुड लुकिंग हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बाइक्स में हो, डेली कम्यूट हो या फिर आपको कभी कभी चलाना है, लॉन्ग टूर्स के लिए जाना है, सबसे मेरे लिस्ट पे जो सबसे टॉप पे जाता है वो रिलायबिलिटी. क्योंकि इंडिया में रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा बहुत बकवास है. आपकी बाइक अगर कहीं ख़राब हो गई बीच रास्ते में, बनेगी नहीं बनेगी कोई चांस नहीं. आप बाइक फिर वहाँ पे किसके भरोसे छोड़ के जाओगे अगर अगले मार्केट में आपको मैकेनिक ढूंढने जाना है. बाइक चोरी हो सकती है. दीज काइंड्स ऑफ थिंग. इवन द कंपनीज हु प्रोवाइड रोड साइड असिस्टेंस, मैंने कई उनके रिव्यूज सुने हैं. मैंने तो खुद अभी तक अवेल नहीं किया है, तो आई वोंट कमेंट लाइक फुल्ली विद कॉन्फिडेंट. बट जितने लोगों से मैंने सुना है कि रोड साइड असिस्टेंस सर्विस उनकी अच्छी नहीं थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी होगी कि बाइक कितनी रिलायबल है, आप उस पर कितना रिलाई कर सकते हो. उसके ओनरशिप रिव्यूज देखो आप, 2 साल 5 साल जितने रिव्यूज आप देख सकते हो उतना रिसर्च करो बाइक लेने से पहले. देन वुड बी कि आपका मेन फोकस क्या है. आपको कंफर्ट चाहिए, आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, आपको निकेड लुक चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्रूजर चाहिए या फिर कुछ इस टाइप का. आपको जो भी प्रायोरिटी दूसरे पे आप वो रख लो. ठीक है.
और दूसरे जो प्रायोरिटी उसी पे मैं ऐड पार रखना चाहूँगा, आपको जो स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आप टॉर्क ज़्यादा चाहिए या फिर स्पीड चाहिए, आपको हैवी बाइक्स पसंद है, लाइट बाइक्स पसंद है, ये सब चीज़ें आप सेकंड नंबर पे रख लो। एंड थर्ड पे आप अगर देख ही रहे हो आपको डेली कम्यूट है, तो डेली कम्यूट में आप थर्ड पे रख लो कंफर्ट। क्योंकि आप डेली डेली उस पर बैठ के जाना, आपके स्पाइन्स पे क्या असर पड़ेगा, आपके पोस्चर पे क्या असर पड़ेगा, ये सब उस पर मायने रखेंगे। तो लाइक यू नो दिस मच अबाउट, तो आप अभी कोई बाइक ओन करते हो? सेड आई ओन मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लू। तो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट कि लाइक अब खरीदने से पहले क्या हुआ कि आप उस मॉडल पे गए? वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन या कुछ ऐसा? सो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे हिसाब से। आ, मुझे बाइक लेना था क्लास 10 से ही, तो मैं पापा से जिद करता था, लेकिन पापा मना कर देते थे। फिर आई गेस इट वाज माय 18th बर्थडे 2022। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा मान गए। पापा माने क्यों? क्योंकि मम्मी मान गई। अच्छा। ठीक है। तो फिर मेरा मन था क्लासिक 350 लेने का, क्योंकि आई लव दैट बाइक। मेरे मामा के पास थी, मैंने बहुत चलाया था उसे, मुझे बहुत पसंद थी। एंड एक थोड़ा सा, मैं बिहार से आता हूँ तो आप समझते हो रॉयल एनफील्ड बाइक बुलेट का जो दुग 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 वाली फीलिंग आती है, दैट। उसके बाद फिर मैं गया था शोरूम देखने, तो मैं क्लासिक के ही इंक्वायरी कर रहा था। बट जब मैंने घूम के देखा तो आई सॉ मीटियोर, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइड ऑफ थिंग। तो उस टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। बट मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो इमोशन से परसुएड हो जाए। आई गो मोर ऑन अ लॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स। तो मैंने फिर उनसे जितना इंक्वायरी कर सकता था बाइक्स के, उस बाइक के बारे में जो भी थे वो किया। फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद मैंने लंबा टाइम लिया, 2-3 दिन का। उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च किया, रिव्यूज़ देखे, ओनरशिप रिव्यूज़ वगैरह। उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे वही बाइक लेनी है। So, in a short word, I must say, you were lost in your love with that bike. हाँ। And हाँ, lost in your love से याद आया, he is also a singer. He produces music. Recently, you launched one of the music with a video, I guess. या What was the name? अनफाउंड। हाँ, so his artist name is Rahasya. You must listen it. He's a really good artist. So, हाँ, coming back to the topic. So like, any funny incident with that bike? आप मतलब इतना तो चलाते ही होगे, तो कुछ ऐसा कभी इंस्टेंस हुआ जो कि मतलब आप भूलोगे नहीं? सो हाँ, जो इंसिडेंट हुआ था वो बाइक खरीदने के सेकंड डे पे ही हुआ था। हुआ क्या, बाइक वाले कहते थे, एजेंसी वाले कहा उन्होंने कि हम 5 लीटर पेट्रोल इसमें दे रहे हैं। तो आई वाज रिलैक्स कि हाँ चलो 5 लीटर दिया है, 30-35 का एवरेज इन्होंने बताया है, तो अराउंड 150 किलोमीटर चल जाने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट डे भी करीब 50-60 किलोमीटर चलाई। फिर मैंने अगले दिन ही, मैं अगले दिन जा रहा था, मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर पे एक पेट्रोल पंप है, तो मैं वहाँ जा रहा था। तो क्या हुआ, फिर मैं चिल था भाई, बाइक तो चली ही जाएगी। फिर करीब मैं 2.5-3 किलोमीटर घर से गया हूँगा, मेरी बाइक बंद हो गई। अरे अब मुझे हंसी भी आ रहा था और मुझे शर्म भी आ रहा था कि भाई नई बाइक है, उस पर अभी पूजा की सारी टीका हो गया, धागा हो गया, सब उस पर लगा हुआ है, अभी तक बाइक वॉश नहीं हुई है और बाइक बंद हो गई, ना नंबर प्लेट है ना कुछ। अब मैं उस सिचुएशन में इतना एम्बेरस हुआ था और मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी और मैं एम्बेरस भी हो रहा था कि भाई क्या हो गया ये। सो आपने भी काफी एम्फेसिस दिया 30-35. So like, is it a good mileage for a bike, or like you expect more? सी इट डिपेंड्स अपॉन द बाइक यू आर परचेजिंग, द टाइप ऑफ बाइक। अब एक कहावत है कि हाथी पाल रहे हो तो खुराक का क्या देखना। Right, right, हाँ. तो ये बेसिकली गांव में कहते हैं अगर कोई रॉयल इनफील्ड लेता है तो। बट अगेन आपको अगर डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर। अगर आप डेली कम्यूट के लिए ले रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि आप एक कम माइलेज वाले बाइक के साथ जाओ, क्योंकि दैट वोंट बी सो इकोनॉमिक फॉर यू। आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि 30-35 तो वो मेरा जो बाइक है वो हाईवे पे देता है, और सिटी ट्रैफिक में तो वो 20 से 25 का एवरेज देता है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्किल्स। आप किस हिसाब से राइड करते हो उस हिसाब से आप एवरेज निकालोगे। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल जिनसे 18 का एवरेज निकलता है उस बाइक क्या से। बात कर रहे हो? तो फिर क्या ही फायदा उनको बाइक रख के, उससे अच्छा वो गाड़ी रख ले। एग्जैक्टली, मतलब वो दो पहिए पे एक ऑल्टो लेके घूम रहे हैं। हाँ काइंड ऑफ। अभी मतलब इंडिया में काफी बाइकिंग कल्चर बढ़ रहा है, ब्लॉगिंग कल्चर बढ़ रहा है। हर दूसरा बंदा एक हेलमेट ले रहा है, एक गोप्रो ले रहा है, दे पुट वीडियोस, एंड उनके मोस्टली कंटेंट में दिखता है रोड रेज, बेफालतू की चीजें। सो लाइक, इज इट व्हाट बाइकिंग कल्चर इज गोइंग इन इंडिया? डेफिनेटली यही चल रहा है, क्योंकि वो बाइकिंग कल्चर नहीं दिखाना चाह रहे। उनको चाहिए व्यूअरशिप, और इंडियन ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। उनको चाहिए मनोरंजन, कहाँ से मिले। और इंडियन ऑडियंस भाई रुक के झगड़ा देखती है, एक्सीडेंट हो जाता है, रुक के मदद करने के बजाय वो रुक के घेर के वीडियोस बनाती है, देखती है। तो जाहिर सी बात है
वो भी यूट्यूबर्स हैं, उनका मेन मोटिव बाइक दिखाना नहीं है, उनका मेन मोटिव है पैसे कमाना। तो वो वैसे ही कंटेंट दिखाएंगे जैसा लोग देखना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती इंडियन ऑडियंसेस की भी है जो वैसे कंटेंट को प्रेफर कर रहे हैं। देर आर गुड इंडियन यूट्यूबर्स लाइक वंडर दा ओके। एंड लाइक भाई उसका वीडियोस बहुत प्यारा रहता है। हिज एम्फेसिस ऑन बाइक राइड्स नॉट ऑन बाइक्स, या फिर इस टाइप के नहीं। उसका मैंने ट्रिप्स देखे बहुत सारे, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करता है मैक्सिमम। उसने आई गेस अभी करेंटली लास्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द टाइमलाइन, बट उसने साउथ अमेरिकन कोस्टलाइन को कवर किया है। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। He even went to Japan, Hokkaido. He's riding in the villages of Japan. You must watch his videos. They are very beautiful. और मैं कुछ अगर बड़े यूट्यूबर्स की बात करूँ, जिनका नाम नहीं लूंगा, बट वो बाइक से ज़्यादा अपने पैसा फ्लेक्स करते हैं बाइक्स पे दिखा के। वो मतलब दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाइक सो मच, बस वो दिखाना चाहते हैं भाई मेरे पास पैसा है, व्यूअरशिप के लिए, अगेन ऑडियंसेस के लिए। तो देर आर गुड कंटेंट क्रिएटर्स विच आर हिडन, बट देर आर ऑल्सो बिग कंटेंट क्रिएटर्स who I myself won't watch because I want to watch bike rides, not your flexing. तो लाइक इतना कल्चर बढ़ा तो आई थिंक, बट इंडिया में अभी भी वो सेफ्टी वाला नहीं आया है। पीपल नॉट नॉट वेयरिंग प्रॉपर गियर। इनफैक्ट गियर छोड़ो, लोग हेलमेट अच्छी नहीं पहनते हैं। आई हेल फ्रॉम पटना, टू बी ऑनेस्ट, आई हेल फ्रॉम पटना एंड पटना स्टेशन पे आप जाओगे तो 1 किलोमीटर मार्केट लगती है। हर 5वीं दुकान पे वो रोड फुटपाथ पे बंदा हेलमेट बेच रहा होता है। आपको क्या मतलब कहना है, व्हाट्स योर से ऑन इट? मैं खुद भी पटना में रहा हूँ बहुत साल से, एंड मैं अभी करेंटली पटना में ही रहता हूँ, अगर मैं कॉलेज में नहीं रहता हूँ तो। सो मैंने भी देखा ये सिचुएशन। इंडियन राइडर्स का ऐसा है कि वो बाइक्स को, मतलब हेलमेट्स को, सॉरी, हेलमेट इसलिए पहनते हैं उनकी जान बचे ना बचे, चालान बच जाए। अच्छा। ठीक है, तो उनका मेन मोटिव रहता है कि भाई पुलिस ना पकड़े, चालान ना कटे। तो उस सिचुएशन में वो सस्ते सस्ता हेलमेट लेते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कई कई ऐसा देखा है कि भाई क्रिकेट के हेलमेट पहन के वो बाइक चला रहे हैं ताकि अरे कैमरा हाँ में ना यार, आए। आप बुलाओ पिलियन हाँ, पे वो वाली हेलमेट देते वो तो हैं। बहुत सस्ता वाला हेलमेट कंस्ट्रक्शन देते वाली। हैं, कंस्ट्रक्शन वाली हेलमेट, हाँ देते हैं, वो भी देते हैं, बट स्टिल बेसिक इंडिया में हेलमेट्स का है कि उस पर आईएसआई मार्क होना चाहिए। ओके। बट आईएसआई के अलावा भी अगर आप और प्रीमियम हेलमेट्स में जाओगे तो देर आर अदर मार्क्स लाइक यूरो मार्क इज देयर, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड का होता है, फिर अमेरिकन मार्क भी होता है। तो आई वुड एम्फसाइज कि अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो तो आप हेलमेट इज द बेसिक नेसेसिटी यू शुड हैव। क्योंकि आपका अगर लोअर बॉडी में मतलब सर में चोट नहीं लगा, नीचे लगा, तो यू कैन रिकवर। बट सर में मैंने ऐसी इंजरीज देखी हैं कि बॉडी से एक बूंद खून नहीं निकला है, लेकिन वो हेलमेट नहीं पहना था, उसका स्कल से भी कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल डैमेज हुआ डायरेक्ट ब्रेन पे। शॉक इतना ज़्यादा था कि ब्रेन काम करना बंद कर दिया, वो बंदे का ऑन स्पॉट डेथ हो गया। एंड मतलब हेलमेट्स की बात हो रही है तो आई मस्ट आस्क कि मैंने एक सुना था कि हेलमेट का काम होता है क्रैश में टूट जाना, rather than सिर पे पकड़े रहना उसको, उसका काम होता है टूट जाना। इज इट व्हाट एक्चुअली इज लाइक, या फिर आई हैव हर्ड थिंग्स रॉन्ग? ये नहीं कि बस टच होते ही टूट जाए। हाँ। हेलमेट्स का कैपेसिटी होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। हम्म। तो हेलमेट्स का काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करके डिस्पर्स करना, और वो करेगा तो उसका काम जरूर होगा टूटना, बट ये कंपलसरी नहीं कि ना वो टूटे ही टूटे। उसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना, आपके सर को सेफ रखना। तो कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि अगर आपका हेलमेट जरूर टूटने चाहिए अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जो किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो नहीं टूटी, शॉक एब्जॉर्ब नहीं की, तो फिर इट वुड एक्ट सेम एज द सरफेस जहां आपका सर हिट हो रहा है। पॉडकास्ट शुरू से पहले वी वर डिस्कसिंग कि आपके बाइक पे एक स्टिकर लगा हुआ है, डू नॉट रिमूव द हेलमेट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अनलेस यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल। एनी रीजन? सी, मैं इसको आप एक कहानी से एक्सप्लेन करता हूँ। यूपी के देवरिया में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक बंदा था, हाँ। उसने हेलमेट पहना हुआ था, ठीक है। अब आई डोंट नो द क्वालिटी ऑफ हेलमेट व्हाट वाज दैट, बट उसका बेसिकली वो जा रहा था, अचानक से सामने एक ट्रैक्टर के ट्रॉली पे सर टकराया उसका। कुछ नहीं हुआ उसे, वो खड़ा हुआ, हेलमेट उतारा नहीं उसने, खड़ा हुआ, बाइक पे बैठा, आगे चला गया, कपड़ा वपड़ा झाड़ा, वो चाय पीने गया एक टपरी पे। उसने जैसे ही हेलमेट निकाला चाय पीने के लिए, उसका सर खुल गया। खुल गया मतलब? सर खुल गया। तो अगर वैसे सिचुएशंस में कोई मेडिकल असिस्ट होता या फिर कोई डॉक्टर होता तो हो सकता था उसकी जान बच जाए, बट वो चाय की टपरी पे था, सर खुला, बचने का कोई चांस ही नहीं था, वो मर गया बंदा। अब इसी सिचुएशंस को लेके आप कहीं भी रिसर्च पढ़ोगे ना, एक तो कोई भी इंजरी होती है तो जब तक मेडिकल असिस्ट ना हो
तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि अगर चाकू अंदर घुस गया है तो उसे अंदर ही रहने दो। मेडिकल असिस्ट तो नहीं, डॉक्टर नहीं हो तो नहीं निकालो। इनफैक्ट गोली लगती है तो गोली को भी अंदर रहने देते हैं, निकालते नहीं है अगर मेडिकल असिस्ट आप नहीं हो। तो सेम इज विद हेलमेट्स। आपके सर को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप हेलमेट निकालो, क्या पता हेलमेट आपके सर को अभी जकड़ा हुआ है ताकि खुले ना, या फिर कुछ ऐसा इंजरीज हुआ है जो हेलमेट की वजह से अभी भी इंटैक्ट है आपका स्कल। तो उस सिचुएशन में अगर मेडिकल असिस्ट निकालेंगे तो आपका सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, आपको क्या कहते हैं रेमेडीज दे देंगे, सर्जरी वगैरह जो भी है। बट अगर कोई ऐसा अनप्रोफेशनल जिसको नहीं पता वो निकाले तो हो सकता है आपको और ज़्यादा इंजरी हो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है आपके लिए। लेकिन बट इंडिया में अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है, स्पेशली मैंने यहाँ पे देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग इकट्ठा हुए, बोलना नहीं चाहिए बट नेता बनने के चक्कर में लेटा है, हेलमेट उतारे, सबकी सब चीज की है, बट आई थिंक दैट कैन कॉज मोर फेटल डैमेज। डेफिनेटली। तो मतलब मैक्स टू मैक्स वन कैन डू इज कि हेलमेट का विंडशील्ड हटा दो ताकि हाँ। थोड़ा ऑक्सीजन आए एंड वेट फॉर द मेडिकल इमरजेंसी। डेफिनेटली वेंटिलेशन के लिए आप विंडशील्ड हटा सकते हो एंड जस्ट वेट। वी डोंट कॉल एज उसको विंडशील्ड नहीं कहते, उसको वाइजर कहते हैं। वाइजर, हाँ वाइजर, सॉरी। कुछ ऐसा टूरिंग रूट्स आपका फेमस, कुछ ऐसा कि आप यू वांट टू कवर इट? सी आई हैव मैंने मतलब ट्रैवल किया हुआ है सिक्किम में। आई वेंट फ्रॉम गैंगटॉक टू आई वेंट टू नाथुला बॉर्डर एंड बाबा मंदिर। ओके। सो दैट वाज वेरी सीनिक रूट। हम्म। हाँ, अगर मैं आप फेमस इंडिया में अगर आप ट्रैवल रूट्स की बात करोगे तो डेफिनेटली लद्दाख सभी को पता है। लद्दाख ट्रिप के बारे में विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, इट कवर्स उत्तराखंड, हिमाचल, देन जम्मू होते हुए आप लद्दाख जाते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ऑफ रोडिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। बट इफ़ यू गो टू सिक्किम, मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ की। ब्रो हैज सिक्किम में डन, रहे हो? हाँ ब्रो हैज डन व्हाट अ जॉब मैन। क्या जॉब किया ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या रोड बनाई है वहाँ पे। अगर वहाँ पे मतलब नेचुरल कॉजेस के वजह से इंसिडेंट ना हो जैसे लैंडस्लाइड वगैरह, तो फिर वहाँ की रोड्स बहुत प्यारी हैं। एक तो वहाँ पे टूरिज्म कम है, मतलब टूरिस्ट का भीड़ नहीं है जैसे उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में। वहाँ इतना भीड़ इसलिए क्योंकि एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सबके लोग उठ के चले जाते हैं वहाँ जब मन करे तब। बट सिक्किम इज लाइक व्हाट वी से द हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया। अनएक्सप्लोर्ड है मतलब काफी। अनएक्सप्लोर्ड है, खाली है, आपको मतलब प्रॉपर सुकून मिलेगी, आप राइड्स करोगे वहाँ बहुत मजा आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट गुड डेस्टिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब, आई वांट टू ट्रैवल इन द स्विस एल्प्स। ओके। That is very beautiful. There is a tour in Ireland, I guess. Road trip that is known as the Ring Road trip. ओके। That is very beautiful. So, and even I want to travel in Hokkaido. As I said, Wonder Dane travel kiya and I saw his videos. The rural areas of Japan, they're very beautiful. The rice fields and all. So that is my dream trip to have. सो आप कोई रिसेंटली कोई प्लान कर रहे हो जाने के लिए? Recently, मैं प्लान तो कर रहा हूँ. I'm planning to that would be my first international ride. So मैं अपने होम टाउन गोपालगंज से मैं प्लान कर रहा हूँ पोखरा नेपाल जाने का। नेपाल जाने के लिए व्हाट्स द प्रोसीजर जाने का? ओके, सो सबसे पहले आप बॉर्डर पे जाते हो विच इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, 1.5 hour राइड, विच इज़ द बॉर्डर नेम एज रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बॉर्डर। ओके, सो बिहार साइड में, इंडिया साइड में आपका रक्सौल है, नेपाल साइड में आपका वो है जगह वहाँ पे, एंड बीरगंज। बीरगंज, हाँ, उस जगह का नाम है बीरगंज। तो फिर आप पहले इंडियन बॉर्डर पे जो भी सीमा सुरक्षा बल है SSB, वहाँ पे आप एंटर करते हो, अपना RC वगैरह डॉक्यूमेंट दिखाते हो। उसके बाद आप नेपाल में जाते हो। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास बेसिकली आधार कार्ड होना चाहिए, आपके व्हीकल की ओरिजिनल RC होनी चाहिए, ओके, ओरिजिनल, फोटोकॉपी या फिर फोटो नहीं चलेंगी, ओरिजिनल RC होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी व्हीकल्स की सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होनी चाहिए, POC हो गए, POC, POC, इंश्योरेंस वगैरह सब अप टू डेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप नेपाल बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। आपका फिर वहाँ पे एक भंसार बनता है। भंसार इज़ अ नेपाली डॉक्यूमेंट विच अलाउज यू टू लेट योर इंडियन व्हीकल एंटर इन टू देयर लैंड। सो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का रेट अलग अलग होता है, भंसार कटता है। देन आपको जितना दिन रुकना आप उतने दिन का भंसार कटो एंड यू कैन ट्रैवल फ्रीली इन नेपाल। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू हैव अ भंसार बिकॉज भंसार इज कॉस्टली, मतलब कॉस्टली इन कंपैरिजन टू सुविधा। व्हाट इज सुविधा? Subedha is same as Bhansar document, but it allows you to visit the nearby city in Nepal for 24 hours only. आपको 24 घंटे के अंदर वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो मतलब जब नेपाल आपकी गाड़ी एंटर करती है तो डू दे गिव यू अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्लेट और यू कैन No, ट्रैवल ऑन द you can travel on the Indian plate. वन लास्ट क्वेश्चन आई वाज आस्किंग कि
जो इंडिया में भी बाइकिंग कल्चर है उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या है? सबसे पहले बात कि मैं एक चीज़ आपकी पॉडकास्ट के मीडियम से यही कहना चाहूँगा कि लोग छपरी होते हैं, बाइक्स नहीं। ओके। इंडिया में क्या हुआ है कि अब बाइक्स को छपरीफाई कर दिए हैं। KTM, दे आर वेरी गुड बाइक्स, बट उनके साथ लोगों ने उन्हें ऐसा एक क्या कहते हैं इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि KTM को अब छपरी कहा जाता है। KTM की सेल इस वजह से डाउन हुई है, तो डैट इज़ अ वेरी बिग कॉन इंडिया में। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में लोग बाइक्स को एज अ फ्लेक्स के लिए यूज़ करते हैं। वेस्ट में जो नहीं होता है, वेस्ट में दे हैव गुड बाइकिंग ग्रुप्स जो राइड्स कंडक्ट करती हैं, अच्छी अच्छी राइड्स करती हैं। दे हैव अ वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी ग्रेट कम्युनिटी ओवर बाइकर्स ओवर देयर इन देयर कंट्रीज। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर आप प्रो की बात करोगे तो मुझे सबसे बड़ा प्रो ये लगता है कि इंडिया में हर बंदे को, मतलब मैक्सिमम बंदों को बाइक चलानी आती ही है। सो आई कैन प्राउडली से इंडिया इज द कंट्री ऑफ बाइकर्स। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे खासकर रॉयल एनफील्ड का बहुत यूनिक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाकी किसी कंपनी में अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बजाज की, तो बजाज की कोई डोमिनार ले रहा है तो कहते हैं भाई डोमिनार है उसके पास। कोई अपाची ले रहा है टीवीएस की, टीवीएस के अपाची ले रहा है, फिर टीवीएस की कोई और ही बाइक ले रहा है, रेडर ले रहा है तो रेडर है। लेकिन रॉयल एनफील्ड के केस में ऐसा क्या है कि कोई भी बाइक लो, तो बुलेट ले रहा है। पी क्लासिक, मीटियोर, हंटर, कोई भी बाइक ले रहा है, इवन GT अगर ले रहा है, GT 650 कॉन्टिनेंटल, तो भी लोग कहते हैं भाई बुलेट है। सो ये जो एक इमेज परसेप्शन बनाया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने कि भाई ये एक बहुत ही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है। भले इस चीज़ों पे कुछ लोग गुस्सा होते हैं, पिस ऑफ होते हैं कि नहीं भाई मेरे पास बुलेट नहीं, कॉन्टिनेंटल GT 650 है, महंगी आती है, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक कोई भी बाइक को लोग कहते हैं भाई बुलेट ही है। एंड और मुझे इंडियन कम्युनिटी में बाइकिंग की ये अच्छी लगती है कि लोग यहाँ बाइक्स को पूजते हैं। हाँ। दे वर्शिप देयर व्हीकल्स, नॉट ओनली बाइक्स, दे वर्शिप देयर कार्स, दे वर्शिप देयर थिंग्स। सो इंडिया में खासकर मैंने ये इंडिया में ही देखा है, फॉरेन में इतना नहीं देखा है। दे लव देयर बाइक्स। एंड बाइक से याद आया, आपने बाइक का नाम पोसाइडन रखे हो। व्हाट डज पोसाइडन मीन? सो पोसाइडन इज द ग्रीक गॉड ऑफ सी, थंडर, अर्थक्वेक एंड हॉर्सेस। सो डेफिनेटली मेरे बाइक का कलर ब्लू है, राइट। सो दैट रिजेंबल्स थंडर और सी and horse because I ride it, so I named it after the god of horses, god of thunder, god of sea, Poseidon. Okay, Krishna, it was a very nice conversation. I got to know many new things, many new terms in fact. And I guess हमारे viewers ने भी बहुत कुछ जाना होगा इस चीज़ों पे. Thank you so much, Krishna, for joining us. It was a nice conversation with you. Thank you, Gasoline Talks. And मैं आपके viewers के मीडियम से ये कहना चाहूँगा कि spend money on riding gears. आपका लाइफ होगा तो ही आप बाइक चला पाओगे। थैंक यू।